प्यारे मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पंचायती राज के इतिहास को लेकर, जिसमें हम चर्चा करेंगे वैदिक युग की, महाकाव्य युग की, मौर्य काल की, गुप्त काल की, मुगल काल की, ब्रिटिश काल की और इसके साथ में ही आज़ादी के बाद में किस प्रकार से भारत देश में पंचायतों का विकास हुआ है। पूरे आपके नए सिलेबस के अनुसार बेहतरीन नोट्स तैयार किए गए हैं और जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको खुद लगेगा कि यूट्यूब पर इससे बेहतर कंटेंट कहीं और नहीं। क्योंकि ज़रूरी ये है, ये नहीं कि आपको पूरा ग्रंथ हम आपको दे दें, लेकिन ज़रूरी ये है कम से कम वो तो आप पढ़ें जो आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि जो नया पैटर्न चेंज हुआ है तो आपको ये भी जानना है कि आखिर आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पूरे नोट्स आपके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। धीरे धीरे आपकी यूट्यूब पर भी क्लासेस आएंगी, ठीक है। लेकिन जो आपको पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो मात्र 149 रुपये में वन टाइम पेमेंट कीजिएगा। 12 महीने की आपकी वैलिडिटी रहेगी। और अगर जो एग्ज़ाम थोड़ा और लेट हो सकता है बाय द वे, क्योंकि यूपीएससी का कोई भरोसा तो है नहीं, तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और रजिस्टर कर लीजिए। तो और वहाँ पर जो आपका मिनिमम प्राइस, यूट्यूब का सबसे सस्ता प्राइस है 149, उसमें हम आपको पूरा कोर्स देंगे। साथ में पंचायती राज का पूरा कोर्स मिलेगा और आपको कंप्यूटर और यूपी स्पेशल भी मिलेगा। और साथ में 1001 प्रश्नों की जो सीरीज है वो भी आपको वहाँ पर पूरा नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की ये क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक आपका इम्पोर्टेंट कथन है जो कि महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब पंचायत राज स्थापित हो जाएगा तब लोकमत ऐसे भी अनेक काम कर दिखाएगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकती। आप सभी जानते हैं जो हमारे महात्मा गांधी थे वो स्वराज के और गांव के विकास के सबसे ज़्यादा पक्षधर थे, ठीक है। और उनका ये मानना था, और आप ये भी जानते हैं वो अहिंसा के पुजारी थे। तो ये जो इनका स्टेटमेंट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जब पंचायत राज स्थापित हो जाएगा तब लोकमत ऐसे भी अनेक काम करके दिखाएगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकती। ये किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। अब आगे देखते हैं पंचायती राज संस्थान आखिर क्या है। तो पंचायती राज संस्थान यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यानी कि पीआरआई भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की एक प्रणाली है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ ही पूछ लिया जाता है तो स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया। अपने वर्तमान स्वरूप और संरचना में पंचायती राज संस्थान ने, यहाँ पर थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा, 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं। लेकिन विकेंद्रीकरण को आगे बढ़ाने और ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। आपके सिलेबस में भी लिखा है कि आखिर अभी कौन कौन सा डेवलपमेंट आप कर सकते हैं एज ए ग्राम पंचायत अधिकारी, और आपका ये भी है कि ग्राम पंचायत अधिकारी के मुख्य कार्य क्या हैं। ये सब कुछ हम आपका पूरा सिलेबस टू द पॉइंट हम आपका कवर कराएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वैदिक युग से हम इसकी शुरुआत करते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। कंटेंट देने को तो बहुत मैं दे दूं, लेकिन मैं वही चाहता हूं वही कंटेंट आपको दूं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं भारत में पंचायती राज का उद्भव। तो भारत में पंचायत राज के इतिहास को विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से निम्नलिखित कालक्रमों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले है आपका वैदिक युग। प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका अर्थ है एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि पंचायतन में कितने व्यक्तियों का समूह शामिल होता है। तो कितने व्यक्तियों का समूह शामिल होता है? 5 व्यक्तियों का समूह। और सबसे पहले पंचायतन शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में हमें पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है। धीरे धीरे ऐसे समूहों में एक आध्यात्मिक व्यक्ति को शामिल करने की अवधारणा लुप्त हो गई, यानी कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति शामिल होता था उसकी अवधारणा जो थी वो लुप्त हो गई, यानी कि उसको शामिल नहीं किया गया। अच्छा, ऋग्वेद में भी आपका कुछ इसके बारे में हमें पता मिलता है। तो ऋग्वेद में स्थानीय 100 इकाइयों के रूप में सभा, समिति और विदध का उल्लेख मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, सभा और समिति और विदध का उल्लेख मिलता है। ये स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे। राजा कुछ कार्यों और निर्णयों के संबंध में इन निकायों की स्वीकृति प्राप्त किए करते थे, ठीक है। अब देखते हैं महाकाव्य युग। उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके लिए जरूरी है। तो महाकाव्य युग भारत के 2 महान महाकाव्य काल को इंगित करता है। एक है आपका रामायण और महाभारत, ठीक है। रामायण के अध्ययन से संकेत मिलता है कि प्रशासन 2 भागों में विभाजित था, पुर और जनपद। पुर का जो मतलब था नगर और जनपद का अर्थ था ग्राम। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा।
पुर और जनपद का अर्थ क्या था? तो पुर का अर्थ था नगर और जनपद का अर्थ था ग्राम। तो रामायण के अध्ययन से हमें संकेत मिलता है कि प्रशासन दो भागों में विभाजित था, पुर और जनपद। राज्य में एक जाति पंचायत यानी कि कास्ट पंचायत भी होती थी और जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित जो व्यक्ति होता था वो राजा के मंत्री परिषद का सदस्य होता था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं मित्रों। महाभारत के शांति पर्व और कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति से भी ग्रामों के स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त होते हैं? एक आपके महाभारत के शांति पर्व से, दूसरा है आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति से। ठीक है, नेक्स्ट, हर एक पॉइंट टू द पॉइंट रहेगा आपका, हर एक चीज़ को ध्यान रखना। अब क्या है, महाभारत के अनुसार ग्राम के ऊपर जो था वो 10, 20, 100 और 1000 ग्राम समूहों की इकाइयाँ विद्यमान थी। ये महाभारत का है कि एक गांव का समूह, 10 गांव का समूह, 20 गांव का समूह, 100 गांवों का समूह और 1000 गांवों के समूह होते थे। अब क्या था, जो ग्रामिक होता था वो ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था और दशक जो होता था वो 10 ग्रामों का प्रमुख होता था। विंश अधिपति और 7 ग्राम अध्यक्ष और 7 ग्रामपति क्रमशः 20, 100 और 1000 ग्रामों के प्रमुख होते थे। तो थोड़ा इसको ध्यान रखना। देखिए, 10 ग्रामों का प्रमुख जो होता था वो कहलाता था दशक। विंश अधिपति होता था वो 20 ग्रामों का समूह का अध्यक्ष होता था और 7 ग्राम अध्यक्ष क्या होता था, वो 100 ग्रामों का प्रमुख होता था और 7 ग्राम प्रति जो कौन होता था वो 1000 ग्रामों का प्रमुख होता था। तो इसको आप ध्यान रखना। इनका काम क्या होता था, ये स्थानीय स्तर पर कर को एकत्रित करते थे और अपने ग्रामों के लिए रक्षा के लिए उत्तरदायी होते थे। प्राचीन काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हमें ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्राचीन काल में क्या है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हमें ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा नगर को पुर कहा जाता था, मैंने आपको बताया है, लेकिन इसका प्रमुख क्या होता था, वो नागरिक होता था। इसको आपको ध्यान रखना है। स्थानीय निकाय किसी भी राजसी हस्तक्षेप से मुक्त थे, यानी कि जो स्थानीय निकाय होते थे वो राजा के हस्तक्षेप वहाँ पर नहीं हुआ करते थे। मौर्य तथा मौर्योत्तर काल में भी ग्राम का जो मुखिया होता था ये वृद्धों की एक परिषद की सहायता से ग्रामीण जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता था। इसको आपको ध्यान रखना है कि मौर्य काल में क्या हुआ कि जो वृद्ध की होते थे, जो बूढ़े लोग होते थे, उनकी एक परिषद होती थी, उनकी सहायता में ये ग्रामीण जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। और मौर्य काल के बाद यह प्रणाली आपकी गुप्त काल में भी बनी रही। यद्यपि नामकरण में कुछ परिवर्तन हुए। इस काल में क्या हुआ, जिला अधिकारी को विषयपति कहा गया और ग्राम के प्रधान को ग्रामपति के रूप में जाना जाता है। आपको इसको ध्यान रखना है। यानी कि गुप्त काल में क्या हुआ, गुप्त काल में जिलाधिकारी को विषयपति कहा जाता था और ग्राम के प्रधान को ग्रामपति कहा जाता था। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने के मोस्ट इंपॉर्टेंट चांस हैं। इस प्रकार प्राचीन भारत में स्थानीय शासन की एक सुस्थापित प्रणाली विद्यमान थी जो परंपराओं और रीति रिवाजों के एक निर्धारित रूपरेखा के आधार पर संचालित होती थी। यहाँ यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि पंचायत के प्रमुख के रूप में यहाँ तक कि सदस्यों के रूप में भी स्त्रियों की भागीदारी का कोई संदर्भ प्राप्त नहीं होता है। यानी कि तत्कालीन समय में स्त्रियों की जो थी भागीदारी वो पंचायत के प्रमुख के रूप में ना के बराबर थी। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं मध्यकाल के बारे में। मध्यकाल यानी कि सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था, जिन्हें क्या कहते थे, विलायत कहा जाता था। आपको इसको ध्यान रखना है मित्रों कि मध्यकाल में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था, तो विलायत के नाम से जाना जाता था। ग्राम के प्रशासन के लिए जो शासन था उसके लिए 3 जो थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। कौन कौन होते थे, एक होता था मुकद्दम, दूसरा होता था पटवारी, तीसरा होता था चौधरी। अब मुकद्दम का क्या कार्य था, ये प्रशासन के लिए प्रमुख था। जो प्रशासन के लिए प्रमुख था उसे कहते थे मुकद्दम। राजस्व संग्रह का काम जिसका था उसे हम कहते थे पटवारी और पंचों की सहायता से विवादों का जो समाधान करता था उसे हम कहते थे चौधरी। ये तीनों जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मुकद्दम, पटवारी और चौधरी ग्रामों को स्वशासन के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्याप्त जो शक्तियाँ थी प्राप्त थीं। मध्यकाल में मुगल शासन के तहत जातिवाद और शासन की सामंतवादी प्रणाली ने धीरे धीरे ग्रामीण जो स्वशासन था उसको नष्ट कर दिया। पुनः ये भी उल्लेखनीय है, यानी कि जैसा आपने वैदिक काल में देखा था स्त्रियों की भागीदारी का कोई प्रावधान नहीं था, तो ऐसा ही मध्यकाल में भी हमें मिलता है। स्थानीय ग्राम प्रशासन में
स्त्रियों की भागीदारी का कोई उल्लेख हमें नहीं मिलता है। अब क्या है, ब्रिटिश काल, यानी कि आपने देखा कि जो वैदिक काल में था तो वहाँ पर तो पंचायतों का औचित्य था, और जब मुगल काल आता है तो वहाँ पर धीरे धीरे जो था पंचायतों का अस्तित्व होता है वो नष्ट की ओर होता है। और ब्रिटिश काल आते आते क्या होता है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की जो स्वायत्ता थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई और वो कमज़ोर हो गए। अब यहाँ से जो थे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं कि वर्ष 1870 में भारत में प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओं का उद्भव हुआ। इसको आपको ध्यान रखना है कि भारत में प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओं का उद्भव कब से हुआ, तो वर्ष 1870 से हुआ। इसको आपको ध्यान रखना है मित्रों। अब आगे आता है 1870 में जो प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओं का उद्भव हुआ। उसके बाद में 1870 के मेयो प्रस्ताव ने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों में वृद्धि कर उनके विकास को गति दी। 1870 में ही शहरी नगरपालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों को अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। आप ये भी जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद में धीरे धीरे जो था कि विद्रोह की ज्वाला हुई तो ब्रिटिश शासन को भी ये हुआ कि हम पर बहुत लोड हो रहा है, बहुत भार हो रहा है, तो धीरे धीरे स्थानीय स्वशासन को महत्व दिया जाने लगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि वर्ष 1857 के विद्रोह ने शाही वित्त पर भारी दबाव बना दिया था और स्थानीय सेवा को स्थानीय कराधान से वित्त पोषित करना आवश्यक माना गया। इस प्रकार यह राजकोषीय मजबूरी थी कि विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद में क्या होता है कि मेयो द्वारा जो कदम उठाया गया था उसी को अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन ने 1882 में इन स्थानीय संस्थाओं को उनका अत्यंत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान कर दिया। और इसीलिए क्या है कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अच्छा, क्या था उस समय, सभी बोर्डों जो उस समय अस्तित्व में थे में निर्वाचित गैर अधिकारियों के 2/3 बहुमत को अनिवार्य कर दिया गया और इन निकायों के अध्यक्ष को भी निर्वाचित गैर अधिकारियों से ही चुना जाना था। इसे भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं मित्रों, यहाँ पर से भी आपके क्वेश्चन कई बन सकते हैं। क्या बनेंगे कि वर्ष 1907 में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को CEH होब हाउस की अध्यक्षता में केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन के गठन से अत्यंत बल मिला। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन की स्थापना कब हुई, का गठन कब हुआ, तो कब हुआ, 1907 में हुआ। इस कमीशन या आयोग ने ग्राम स्तर पर पंचायतों के महत्व को चिन्हित कर दिया। इसी पृष्ठभूमि में वर्ष 1919 में मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आता है। इसने क्या किया, स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। इस सुधार में यह अनुशंसा भी की गई कि जहां तक संभव हो तो स्थानीय निकायों के पास एक पूर्ण नियंत्रण की क्षमता होनी चाहिए और बाह्य नियंत्रण से उन्हें संभवतः पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इन पंचायतों के दायरों में ग्रामों की सीमित संख्या ही थी और इनके कार्य भी सीमित थे। इनके कार्य सीमित क्या थे कि संगठनात्मक और राजकोषीय बाधाओं के कारण इनके जो कार्य थे वो सीमित थे, और ये जो कार्य थे ये ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की लोकतांत्रिक और जीवंत संस्थाओं के रूप में परिणित नहीं हो सके। आगे चलते हैं मित्रों। फिर भी क्या हुआ, 1925 तक 8 प्रांतों ने पंचायत अधिनियमों को पारित कर लिया था और 1926 तक 6 देशीय रियासतों ने भी पंचायत कानून पारित कर दिए थे। स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियां दी गईं और करारोपण के अधिकारों को कम कर दिया गया, लेकिन जो था इससे स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि आप देखते हैं धीरे धीरे जो 1872 में लॉर्ड मेयो ने कुछ कदम उठाए थे, फिर 1882 में कुछ काम होते हैं, फिर 1907 में आपका एक और अधिनियम आता है, फिर 1919 का अधिनियम के बाद में 1925-26 तक धीरे धीरे विकास होता रहता है। बाद में क्या होता है कि अब हम थोड़ा पढ़ते हैं स्वतंत्रता के बाद की जो अवधि थी, इसमें क्या हुआ कि संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख कर दिया गया, वो भी खासकर महात्मा गांधी के दबाव के कारण, और अनुच्छेद 246 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को सौंप दिया गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में बताया था, जो मैंने पहले वीडियो दिया था उसमें भी मैंने बताया था कि जो BR अम्बेडकर थे, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर,
वो जो थे ये पंचायतों जो थे स्थानीय स्वशासन के पक्षधर नहीं थे। यहाँ पर आप फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं। लेकिन संविधान में पंचायतों के समावेशन को तत्कालीन नीति निर्माताओं की सर्वसम्मति प्राप्त नहीं थी और इसका सबसे प्रबल विरोध स्वयं संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। ग्राम पंचायतों के समर्थकों और विरोधियों के बीच अत्यधिक विमर्श के बाद ही अंततः पंचायतों को संविधान में स्थान तो मिला, लेकिन कहाँ मिला? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में शामिल किया गया। चूंकि आप ये जानते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्यकारी सिद्धांत नहीं है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप कोर्ट में इसको लेकर नहीं जा सकते हैं। परिणामस्वरूप पूरे देश में इन निकायों के लिए सार्वभौमिक या एक समान संरचना का अभाव रहा। स्वतंत्रता के बाद एक विकास पहल के रूप में भारत ने 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लागू किया, जिसकी वृहत प्रेरणा अमेरिकी विशेषज्ञ अल्बर्ट मेयर द्वारा शुरू की गई इटावा परियोजना से प्राप्त हुई थी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इटावा परियोजना किसने शुरू की थी? तो अल्बर्ट मेयर ने शुरू की थी। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिकी विशेषज्ञ थे ये, ठीक है। और इसी की ही तर्ज पर ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें ग्रामीण विकास की लगभग सभी गतिविधियों को शामिल किया गया, जिन्हें लोगों की भागीदारी के साथ ग्राम पंचायतों की सहायता से लागू किया जाना था। वर्ष 1953 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम सहयोग के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा यानी कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की भी शुरुआत की गई, लेकिन यह कार्यक्रम भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका न निभा सका। CDP यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विफलता के कई कारण थे, जैसे नौकरशाही की बाधाएं व अत्यधिक राजनीति, लोगों की भागीदारी में कमी, प्रशिक्षित एवं योग्य कर्मचारियों की कमी। विशेष रूप से CDP को लागू करने में ग्राम पंचायतों सहित स्थानीय निकायों की रुचियों का अभाव। आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है कि आखिर क्यों पंचायतों का इतना विकास नहीं हो पाया, ठीक है। और सुझाव भी आपसे मांगे गए, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। फिर क्या होता है कि वर्ष 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यक्रम पर विचार करने हेतु बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने पाया कि CDP की विफलता का मुख्य कारण है कि लोगों की भागीदारी में कमी, और समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया। ग्राम स्तर पर होना चाहिए ग्राम पंचायत, प्रखंड यानी कि ब्लॉक स्तर पर होना चाहिए पंचायत समिति, जिला स्तर पर होना चाहिए जिला परिषद। ये त्रिस्तरीय आपकी जो थी ये पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने ये सुझाव दिया था। अगले वीडियो में हम आपसे जो अन्य समितियां भी आई थी उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा अभी इस वीडियो में और पढ़ते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की ये योजना 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में शुरू हुई। राजस्थान में भी आपके कहाँ से शुरू हुई? तो मैंने आपको बताया था इससे पहले की भी वीडियो में कि नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई है। इसके बाद में देखिए 2 अक्टूबर को 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में शुरू होती है। उसके कहते हैं ना कि 1 महीने के बाद ही यानी कि 1 महीने के अंदर ही 1 नवंबर 1959 को ये योजना आंध्र प्रदेश में भी शुरू की गई। इस संबंध में आवश्यक विधान भी पारित कर लिए गए और असम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पंजाब में भी इसे लागू कर दिया गया। 1977 में अशोक मेहता समिति की नियुक्ति ने पंचायती राज की अवधारणाओं और रीतियों में नए दृष्टिकोण का सूत्रपात किया। अच्छा, अशोक मेहता समिति ने क्या किया? समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज संरचना की अनुशंसा की। बलवंत राय मेहता ने क्या किया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना की शुरुआत की। याद कैसे करेंगे? देखिए बलवंत राय मेहता में 3 अक्षर हैं, है ना, 3 शब्द हैं, बलवंत, राय और मेहता, 3 शब्द हैं, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति की इन्होंने सुझाव दिया था। अशोक मेहता में 2 शब्द हैं, तो इसमें 2 स्तरीय पंचायत राज संरचना की अनुशंसा की। कौन कौन से 2 स्तर थे? जिला परिषद और मंडल पंचायत। योजना विशेषज्ञता के उपयोग और प्रशासनिक सहायता की सुनिश्चितता के लिए राज्य स्तर से नीचे जिलों को विकेंद्रीकरण के प्रथम बिंदु के रूप में रखने की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा के आधार पर ही कर्नाटक जैसे कुछ राज्य ने इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू कर लिया। कालांतर में पंचायतों के पुनरुद्धार और उन्हें नई ऊर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने विभिन्न समितियों की नियुक्ति की। इनमें से कुछ ही आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण समितियां हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे ये जो समितियां आपके सामने यहाँ पर दिख रही हैं, किस समिति में आखिर क्या सुझाव दिए गए थे, है ना। तो आपकी हनुमंत राव समिति जो कि 1983 में आई थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी।
GVK राव 1985 में समिति आई थी, ये कई बार सन भी आपसे पूछ लिया जाता है। LM सिंघवी समिति ये कब आई थी, ये 1986 में आई थी। केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग का गठन आपका 1988 में किया गया था। PK थुंगमन समिति जो थी वो 1989 में आई थी। इसके अलावा हरलाल सिंह खर्रा समिति आपकी आई थी 1990 में। इन सब के में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चैनल को मित्रों सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना, और जितना ज़्यादा आप प्यार देते जाएंगे हम आपके लिए उतना ही बेहतरीन कंटेंट तैयार करते जाएंगे। और ये पूरे क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप में मात्र 149 चार्ज में। वो चार्ज भी इसलिए रखा गया ताकि आप थोड़ा सही से पढ़ सकें, ये नहीं कि फ्री में मिल रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं थोड़ा अगर जो होता नहीं तो थोड़ा हम भी मेहनत करते हैं, थोड़ा आप भी मेहनत करते हैं, तो चार्ज इतना कम इसीलिए रखा गया है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। फिर भी अगर मान लिया आपको दिक्कत होती है, ठीक है, अगर आप ऐप से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है, तो वहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँगा। अब आगे पढ़ते हैं। GKV राव समिति ये 1985 में आई थी। इसने क्या किया कि जिले को योजना की बुनियादी इकाई बनाने और नियमित चुनाव आयोजित करने की सिफारिश की, जबकि LM सिंघवी ने पंचायतों को सशक्त करने के लिए उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करने तथा अधिक वित्तीय संसाधन सौंपने की सिफारिश की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, अभी आपको बता रहे हैं मित्रों, देखिएगा। GKV राव समिति ने क्या कहा, ये जिले को योजना की बुनियादी इकाई बनाने और नियमित चुनाव आयोजित करने की सिफारिश की थी। और LM सिंघवी समिति ने क्या कहा था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया जाए और इन्हें अधिक वित्तीय संसाधन सौंप दिए जाएं। संशोधन का चरण 64वें संविधान संशोधक विधेयक 1989 के साथ शुरू हुआ, जिसे राजीव गांधी सरकार द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था, लेकिन यह विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि संविधान जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उपलक्ष्य में किस प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम प्रयास किया था, ठीक है, तो वो थे आपके राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। इन्होंने क्या किया था, 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाए थे, लेकिन ये क्या था, राज्यसभा से ये पारित ही नहीं हो पाया था। बाद में क्या हुआ कि संविधान के 74वां संविधान विधेयक जो था आपका पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिका के लिए एक संयुक्त विधेयक वर्ष 1990 में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसे कभी सदन में चर्चा के लिए ही नहीं लाया गया। बाद में क्या होता है, प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान सितंबर 1991 में 72वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में एक व्यापक संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया। 73वें और 74वें संविधान संशोधन को दिसंबर 1992 में संसद द्वारा पारित कर दिया गया। इन संशोधनों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव डाली गई। 24 अप्रैल 1993 को संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में ये कानून प्रवर्तित हुए। यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन था ये 24 अप्रैल 1993 को इस पर फाइनल मोहर लगती है, और जो 74वां संविधान संशोधन था जो कि आपके शहरी नगर पालिका से संबंधित था वो आपका 1 जून 1993 को पारित होता है। तो मित्रों यहाँ पर ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है ना। तो अगला वीडियो भी हम आपके लिए बहुत जल्द लाएंगे, और मैंने जो आपसे वादा किया है कि आपको पढ़ना वही है जो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं कि आप ग्रंथ पढ़ते रहें और पेपर में आपको वहाँ पर कुछ मिले ही ना। हम आपको वही चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे जो आपके पेपर में पूछी जाएंगी। और बेहतरीन नोट्स के लिए एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि 149 रुपये में कुछ मित्रों नहीं होता है, ठीक है। मैं पूरा कोई प्रेशर नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मैं यहाँ पर भी आपके लिए क्लास लाता रहूँगा, लेकिन वहाँ पर जो है वो आपको रेगुलर आपको कंटेंट रेगुलर आपको नोट्स मिलता रहेगा। तो वहाँ से रोड जुड़ जाना मात्र 149 रुपये में। फिर भी आपको दिक्कत हो तो एक व्हाट्सअप नंबर भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर कर देना एक बार मित्रों, और इसी तरह का कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। बस आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे, थोड़ा ज़्यादा ही मिलता रहे, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्कार, जय हिंद।